तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज में छठा वीडियो है और आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंडियन काउंसिल एक्ट के दो पर्टिकुलर एक्ट 1861 और 1892 को समझ लिया है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं वापस से ये चीज आपको बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, कि आप सीक्वेंस वाइज चीजों को देखना शुरू करें, क्योंकि हर वीडियो में कहीं ना कहीं पिछले एक्ट या फिर पिछले वीडियो का रेफरेंस आपको मिलेगा। तो आप सीधे तौर पे अगर यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो आप जाइए, वीडियो को शुरू से देखिए, हर एक एक्ट को समझिए, किसमें क्या काम हुआ था और किसका रिलेवेंस उस समय के लिए क्या था। तो चीजों को आप अच्छे तरीके से जोड़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो खैर आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का जो एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और ये टोटल 3 इंडियन काउंसिल एक्ट में अंतिम एक्ट है, जिसे हम मॉर्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं। अब ये मॉर्ले कौन था, मिंटो कौन था, मैं आपको फिर से एक चीज समझा देता हूँ। ये चीज मैंने आपको बताया था कि 1858 के एक्ट में 2 नए पद को स्टैब्लिश किया गया था। एक पद था हमारा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और दूसरा था वाइसराय, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह आया था। तो जो दोनों नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मॉर्ले और ये मिंटो। ये जो मॉर्ले कौन था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और ये कौन था, वाइसरॉय। तो जिसे भी वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के बारे में डिटेल जानना है, वो एक बार 1858 के एक्ट पे जाए, आई गेस तीसरा या चौथा वीडियो होगा, वहां जाए और इस चीज को बड़े बारीकी से समझे कि कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्या था, वो कहाँ बैठता था। इस चीज के बारे में आप ज्यादा अच्छे समझदारी बना पाएंगे। अब मैं थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें आपको 1861 और 1892 के बारे में क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था, कहीं ना कहीं लॉ फॉर्मेशन में 1861 से भारतीयों को ऐड करना शुरू कर दिया गया था, और भारतीय मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, और ये राइट दिया गया था वाइसराय को, वो सीधे सीधे तौर पे नॉमिनेट कर सके। फिर 1892 के एक्ट में कहीं ना कहीं ये बात की गई थी कि आप नॉमिनेशन की जगह आप एक इलेक्शन कराओ, लेकिन डायरेक्टली इलेक्शन वर्ड को यूज नहीं किया गया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन वहां पे भी किया गया था और नॉमिनेशन कराई गई थी वाइसराय के थ्रू और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर के थ्रू। ये तो 2 चीज हुआ, ठीक है। और साथ साथ में ये भी बात बोला गया था कि आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर को बढ़ाइए। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये चीज बताया था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो मिनिमम ब्रैकेट और मैक्सिमम ब्रैकेट कितना रखा गया था, 10 और 16, ठीक है। और साथ साथ में ऑफिशियल मेंबर्स के मेजोरिटी को भी वहां मेंटेन किया गया था, क्योंकि कहीं से भी ब्रिटेन ये चीज ये नहीं चाह रही थी कि जो इंडियंस का डोमिनेशन हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या 1909 के एक्ट में कि वापस से यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नंबर को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया, वापस लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर को बढ़ा दिया गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। किसमें, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल दोनों पे, सिर्फ एक जगह नहीं, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल दोनों पे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या हुई, दूसरी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे हुई कि यहाँ पे जो प्रीवियस लिमिट 10 से लेकर 16 था, ठीक है, उसको कितना कर दिया गया 16 से 60। कितना कर दिया गया, 16 से 60। तो प्रीवियसली आपको याद रखना है कि 1892 के एक्ट में इसे कितना रखा गया था, 10 से 16, यहाँ कितना कर दिया गया, 16 से 60। साथ ही जो प्रोविंशियल लेवल्स पे जो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वो यूनिफॉर्म नहीं था, कि ऐसा कोई पर्टिकुलर लिमिटेशन या फिर ब्रैकेट नहीं सेट किया गया था या फिर लिमिट कि इतने होंगे या फिर उतने होंगे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म था। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हुआ साथ में, जो कि आप 1892 के एक्ट में आपने देखा था कि वहां पे कहीं ना कहीं ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी को यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और अगर मैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं तो वहां पे नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी को प्रायोरिटाइज किया गया, ठीक है। यानी कि सेंट्रल लेवल पे किसकी मेजोरिटी रही, ऑफिशियल्स की, और प्रोविंशियल लेवल पे किसकी मेजोरिटी रही, नॉन ऑफिशियल्स की। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं क्यों आपके लिए एक अलग अलग एक्ट की अलग अलग वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको छोटे से 2 या 3 लाइन में खत्म कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं खास करके भारत का संवैधानिक विकास को आप बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी में नहीं, कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा, और ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर यहाँ पे आप अच्छी समझदारी नहीं बना पाए तो वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी दिक्कत होगा, लेकिन आपने अगर यहाँ अच्छी समझदारी बना ली
तो आप चीजों को और तथ्यों को जोड़ बड़े आराम से जोड़ पाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। 1892 के एक्ट में आप ध्यान से देखिए, इसमें जो रिफॉर्म्स हुए हैं कहीं ना कहीं 1892 के एक्ट के ही रिफॉर्म्स आपको ज्यादातर मिलेंगे, एक या दो छोड़ के। 1892 के एक्ट में आपको यह भी बात मैंने बताया था कि वहां पे बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। ठीक है, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फिर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार वहां नहीं दिया गया था बजट पे। उसको यहां रिफॉर्म किया गया। क्या बोला गया कि आप पूरक प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फिर पूरक प्रश्न यहां से पूछने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई। साथ ही साथ जो 1892 के एक्ट में आपको बजट पे डिस्कस करने की तो शक्ति दी गई, लेकिन उसमें वोट करने की शक्ति नहीं दी गई। लेकिन इस 1909 के एक्ट में डिस्कस के साथ साथ वोटिंग का भी राइट दे दिया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, तो आपको इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया। अब मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें समझ में भी आ रही होंगी। अब यहां से भारत को 1909 से में भारत को कहीं ना कहीं कम्युनल बेसिस पे तोड़ने की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, कम्युनल बेसिस कहने का मतलब यह है कि किसी एक धर्म को विशेष अधिकार देके दूसरे को उसके खिलाफ भड़काना। यहां पे कम्युनल अवार्ड की शुरुआत कर दी गई। और इसमें सबसे पहले शुरुआत 1909 में किससे की गई? मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। एक सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब यह है कि इसमें जो उम्मीदवार था वो भी मुसलमान था और जो इसे वोट कर रहे थे वो भी मुसलमान थे। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को ये कह सकता हूं कि इसमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत की गई। और इसी चलते जो हमारे लॉर्ड मिंटो जो उस समय के वायसराय थे, उन्हें क्या बोला गया? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। आप ये मत समझिएगा कि इसे सिर्फ 1909 के एक्ट में हुआ। अभी मैं आपको जब जब मैं आपको 1919 का एक्ट, ठीक है, या फिर मैं आपको सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड पढ़ाऊंगा, इसका एक छोटा सा पार्ट है जो आप समझ लीजिएगा, तो आपको ये पता लगेगा कि कहीं ना कहीं 1909 से कम्युनल अवार्ड की शुरुआत कर दी गई या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत कर दी गई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से आपको क्वेश्चंस ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला मिलता ही है। आपको ये क्वेश्चंस कम मिलेंगे। ठीक है, ये जो 16 से 60 वाला क्वेश्चन है कम मिलेगा, लेकिन अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप थोरोली पढ़िए कि वापस फिर आपको देखने की जरूरत ना पड़े। अब अपने आप में सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब आपको गेम चेंज करने की जरूरत पड़े या फिर फाइनल मेरिट में जाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा जाएगा जो 80 या 90% कॉमन है। क्वेश्चन आपको वही पूछा जाएगा 10 से 15%, जिससे कि आपका मेरिट डिसाइड होगा या फिर नहीं डिसाइड होगा। तो आप हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए। मैंने आपको शुरू से समझाया है कि नंबर ऑफ मेंबर्स की जहां जहां मैं बात कर रहा हूं, चाहे मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करूं या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं, 1853 एक्ट की बात करूं या फिर 33 की बात करूं, 1861 की बात करूं, 1892 की बात करूं, तो वहां पे जो जो लोगों का एडिशन हुआ, जो जो पद का एडिशन हुआ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का एडिशन हुआ, आप उन सारी चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा। और अभी तक मैंने 5-6, आगे से ये छठा वीडियो है, छठा वीडियो तक जो जो पॉइंट आपको मार्क कराए हैं आप खुद से भी नोट कीजिएगा। और साथ साथ में मैं रेगुलर बेसिस पे इसका लाइव पिक्चर, इस बोर्ड का लाइव पिक्चर और साथ में एक जनरेटेड पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूं। तो जो मैं आपसे एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगा कि कम से कम आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे और रेगुलर कंटेंट मिलते रहे जो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस के साथ पढ़ा रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपका भी समय बचेगा और आप चीजों को थोरोली कनेक्ट कर पाइएगा। अब आज के लास्ट पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। अभी तक जो भी चीजें हुई वो सब और सब किसमें हो रहे थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन अब यहां पे एक पॉइंट आपको बड़े ध्यान से रखना है, बड़े ध्यान से समझना है कि अब यहां पे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, क्या? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यहां ध्यान से आपको वर्ड समझना है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी भारतीय को सम्मिलित किया गया। पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी भारतीय को ऐड किया गया और उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आप नाम को बड़े ध्यान से देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले भारतीय बने जो कि वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बने। ठीक है, मैं वर्ड इसीलिए बार बार आपको इस चीज पे मार्क कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गलती नहीं करना है समझने में। अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं सब के सब किसके बारे में? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन यहाँ पे किस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसे ऐड किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। और उन्हें किस पद पे ऐड किया गया? लॉ मेंबर के तौर पे। किसे? लॉ मेंबर के तौर पे। ही वॉज ए लॉ मेंबर। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मेरिट से बाहर या फिर फाइनल मेरिट की लिस्ट में ला सकते हैं। तो जो जो पॉइंट मैं स्पेशली इस वीडियो के साथ मार्क कर रहा हूं, आप उस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा और बार बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कीजिएगा कि जिससे चीजें आपको क्लियर हो पाए। तो हम लोग 1773 से लेके कहां तक आ गए? 1909 तक आ गए। अब हमें 3 इंपॉर्टेंट और एक्ट पढ़ने हैं, 1919, 1935 और 1947। और जैसे हम 1947 के एक्ट को खत्म करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या फिर भारत का संवैधानिक विकास, ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो 7 से 8 वीडियो, लेकिन सारे के सारे वीडियो छोटे छोटे हैं। 7 से 8 वीडियो में मैंने भारत का संवैधानिक विकास मतलब मैं कोशिश करूंगा खत्म कर दूं। और आपके लिए एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दिया है कि जिससे आप जाइए और 1 बाय 1 वीडियो के नंबर के साथ उसको देखिए, उसको नोट कीजिए, उसके पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए और चीजों को रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली चीजों की समझदारी अच्छे से बढ़ सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, और अगले वीडियो में कोशिश करूंगा 2 या 3 वीडियो में इस चीज को खत्म कर दूं। तब तक के लिए धन्यवाद।